नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पर्यावरण में बच्चे को कैसे सिखाया जाता है उसके आगे के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जिससे पहले दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समाज से और वयस्क से बच्चों को किस तरह से सिखाया जाता है, मार्गदर्शिता के जरिए किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं, इसके बारे में आपको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था। आज जो है दोस्तों, हम उसके आगे के पार्ट जिसमें चरण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चरण दर चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम बच्चों को किस तरह से पर्यावरण के बारे में सिखा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। पहला चरण है दोस्तों, कार्य करने में किसी और ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद मिलती है। पहला चरण वह होता है जब सीखने वाले को किसी ज़्यादा जानकार या बड़े या हम जो है उम्र से सीधे तौर पर मदद मिलती है। कोई बड़े व्यक्ति मतलब कोई जो उम्र में बड़ा हो, उनसे हमें जानकारी लेनी चाहिए। इस चरण में बच्ची के साथ काम करते हुए यह व्यक्ति उसे यह खोज करने में मदद कर देता है कि वह पहले से क्या जानती है और उनका उस समस्या या अवधारणा से क्या संबंध है जो वह समझने की कोशिश कर रहा है। अर्थात जब आप बड़ों से मार्गदर्शन लेते हैं तो वो आपको समझा देते हैं कि वो बड़े जो है आपसे जानते रहते हैं कि आपको कहाँ पर कमजोरी है, तो वो आपको उससे निकलने के लिए कुछ मार्ग बताते हैं। गतिविधि या कोई कार्य तो बच्ची अपने ढंग से कर ही लेती है। जाहिर है कि मदद का मतलब यह नहीं होता कि बच्ची को बता दिया जाए कि उसे क्या करना है, बल्कि उसे मदद विश्लेषण करने में देनी चाहिए। अर्थात उसे एनालाइज करना चाहिए। मदद के जरिए उसे एनालाइज करो कि किस तरह से वो उस समस्या से निकल सकती है। यहाँ पे दूसरा चरण देखते हैं दोस्तों, कार्य करने में खुद की मदद। दूसरे चरण में बच्ची स्वयं अपनी मदद करने लगती है। क्या करने लगती है? बच्ची अपनी खुद की मदद करने लगती है, जो पहले से किसी बड़े द्वारा की जाती थी। अर्थात पहले से उस काम को बच्ची नहीं कर पाती थी, कोई बड़े ही करते थे, अब वो खुद अपनी मदद कर लेती है। फूलों को खिलने के अभ्यास से वह पहले किसी बड़े की मदद से कर चुकी है। अब अगर उसे उसी प्रकार का कोई और फूल दिया जाए तो खुद खोल सकेगी। अर्थात उस बच्ची को अगर फूल दिया जाए तो उसे खुद से वो क्या कर पाएगी? ओपन कर पाएगी और उसके अंदर के अंगों को पहचान सकेगी। बड़े की मदद इसमें इतनी सिर्फ इतनी हो सकती है कि पहले खोले गए फूल और दूसरी बार खोले गए फूल में समानताएं इंगित कर दे। अर्थात उनमें डिफरेंस बता दे कि मतलब सिमिलैरिटी बता दे कि क्या क्या जो है इसमें समानताएं हैं। संभवतः वह मोटे तौर पर उन्हीं कदमों से किसी नए फूल को भी खोलकर अध्ययन कर सकेगी। इस चरण में शायद वह खुद से वही प्रश्न पूछती जाए जो चरण एक में किसी बड़े से उसने पूछा था और खुद ही उनके जवाब देती जाए। इस चरण में प्रश्नों के जवाब खोजने में बच्ची अपनी खुद की मदद करती है। अर्थात अब बच्ची जो है खुद से सीख चुकी है कि किस तरह से फूल को खोलना है। बस उन्हें आपको कोई दो फूल जो है उनमें आपको समानताएं जो है बता देनी है, फिर बच्ची अपनी खुद मदद कर सकेगी। तीसरा चरण है, कार्य सहज हो जाता है। यह चरण तब आता है जब बच्ची कोई कार्य करने के लिए न तो बाहरी मदद चाहिए और ना ही उसे बार बार सोचना पड़ता है कि अगला कदम क्या होगा। अर्थात बच्ची जो है उस कार्य को करने में अपने आप को सहज पाती है। हम कह सकते हैं कि बच्ची जान गई है कि किसी फूल को कैसे खोलना है। अब वह कई सारे फूलों को खोल सकेगी। अर्थात अब आप उसको कोई दूसरा फूल भी दे देंगे तो वो समझ जाएगी कि इस फूल को हम इस तरह से खोल सकते हैं। अगला चरण देखते हैं, चौथा। इस प्रक्रिया का उपयोग बार बार अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है। जब बच्ची एक तरह से सोचने के ढंग और किसी दक्षता में महारत हासिल कर लेती है, अर्थात बार बार प्रैक्टिस करने से जब बच्ची महारत यानी कि दक्षता हासिल कर लेती है और किसी क्षेत्र में उस वक्त तक
बच्ची का जितना विकास संभव है वह हो चुका होता है, तो अन्य क्षेत्र खुलने लगते हैं। अन्य क्षेत्र मतलब आगे बढ़ने लगती है बच्ची। मसलन उसने फूलों को खोलने के दौरान ब्लेड या सुई से खोलने का तरीका सीख लिया, अर्थात ब्लेड से हम उसे किस तरह से स्लाइड काट सकते हैं, सुई से हम किस तरह से उसे खोल सकते हैं, इसके तरीके को बच्ची ने सीख लिया। हैंड लेंस के अवलोकन करना सीख लिया। उसने यह समझ लिया कि फूल में अंगों की जमावट का कोई पैटर्न देख लिया है, अर्थात उस बच्ची को ये भी सीखने को मिल गया कि उस फूल में किस तरह से जो पैटर्न्स है वो उसको देख करके समझ जाती है। अब वह इस पैटर्न को अन्य फूलों पर आजमा सकती है। अब वह अन्य फूलों के साथ जूझ सकती है, अर्थात वह अलग अलग फूलों को देख सकती है, उनको समझ सकती है। चरण 4 को ऐसे चरण के रूप में सोचा जा सकता है जिससे सीखना बच्ची के लिए एक कदम व एक सहारा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक सहारा बन जाता है, अर्थात बच्ची को हेल्प हो जाती है उससे, जिसके आधार पर वह ज़्यादा पेचीदा सवालों को हल कर सकती है, अर्थात उनको एक गाइड जैसे मिल जाता है। बच्ची के मन में वो चीज़ विकसित हो चुकी है कि हमें किस तरह से पहचानना है, और इस तरह से पेचीदा सवालों को भी क्या कर लेती है, जो कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं उनको भी हल कर लेती है। पूरी प्रक्रिया को जिसमें बड़े बच्चों को सवाल हल करने तथा समझ बनाने में सहारा देते हैं, क्या कहलाता है? इसको फोल्डिंग कहलाता है। एग्जाम में दोस्तों इसको कई बार पूछा गया है कि इसको फोल्डिंग क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जिसमें बड़े बच्चों को सवाल हल करने तथा समझ को सहारा देने में मदद करते हैं। बच्चों को क्या करते हैं? सवाल को हल करने और सहारा देने में मदद करते हैं, इसको फोल्डिंग कहलाता है। जैसे जैसे बच्ची ज़्यादा आत्मनिर्भर होती है और सवालों को लेकर उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बड़ों का सहायता देने का तरीका व उनकी प्रकृति भी बदलती जाती है। जैसे जैसे बच्ची का दिमाग जो है बढ़ते जाएगा, विकसित होते जाएगा, उसी तरह बड़े भी उन्हें उसी तरह का सवाल देंगे और उसी तरह से उनकी मदद करेंगे, जिससे उसका विकास जो है अच्छे तरीके से होता जाए। पहले पहले चरण में, पहले 2 चरणों में काफ़ी समय लग सकता है। पहले जो 2 चरण होते हैं उनमें बहुत समय लग सकता है। यह बच्ची पर तथा अपने आसपास की दुनिया व लोगों के साथ उनके संपर्क पर डिपेंड करता है। यह भी ध्यान दें कि बच्ची के सीखने की प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट वर्गों में नहीं बांटा जा सकता। जरूरी नहीं है कि ऊपर बताए गए चरण बिल्कुल अलग अलग हो। इनमें से कई बातें तो एक वक्त पर हो सकती है, अर्थात इनमें से जरूरी नहीं है कि जो चारों स्टेप बताया गया है वो अलग अलग हो। उनमें से कई बातें जो है एक ही वक्त पर सिखाई जा सकती है। यदि सार के रूप में चरणों को व्यक्त करें तो मार्गदर्शिता सीखने के लक्षण को निम्न अनुसार है, जैसे कि इसमें शामिल है बच्ची के साथ एक और इंसान या कोई बड़ी बच्ची जो सीखने के कार्य के बारे में ज़्यादा जानकार हो, अर्थात हमें बड़ों से जानकारी लेनी चाहिए। दूसरा जो है बच्ची की समझ व दक्षता के आधार पर बड़े उसके लिए गतिविधि कार्य बुनेंगे, अर्थात बच्ची जो है उसकी समझ किस तरह से, बच्ची की समझ है उसकी कैसी एफिशिएंसी है, दक्षता है, उसके आधार पर उसको हम क्या कराएंगे, गतिविधि कराएंगे, कार्य देंगे। अगला जो है बच्ची आंख मूंद कर वह नहीं करती जो बड़े उससे कहें, बल्कि समझने व खोज की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार होती है। मार्गदर्शक बच्ची को यह नहीं बताती कि उसे कदम कदम पर क्या करना है। कार्य को समझने और करने के चरणों की योजना बच्ची व बड़ा व्यक्ति मिलकर बनाते हैं। बच्ची की समझ और बड़े की जानकारी के आधार पर बच्ची की जो है समझ को विकसित किया जाता है। बड़ों का मकसद है कि बच्ची स्थिति को खुद संभाल सके। बड़ों का क्या मकसद है? उनका एम ये होता है कि बच्ची जो है हर स्थिति को खुद से सामना कर सके और अंततः दिए गए कार्य को स्वतंत्र रूप से कर सके, अर्थात बिना किसी रोक टोक के स्वयं उसका निर्वाह कर सके। आगे देखते हैं। अपने ध्यान दिया होगा
कि मार्गदर्शन संबंधी पूरी चर्चा में हमने ज़्यादातर मार्गदर्शक की एक बड़े रूप में बात की है। ऐसा जरूरी नहीं है। दरअसल यह व्यक्ति ऐसी कोई बड़ी या बच्ची हो सकती है जिसके पास चर्चित अवधारणाओं की ज़्यादा समझ हो, अर्थात उसके पास नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा हो। तो हमें बड़ों से क्या लेना चाहिए, उनसे हमें थोड़ा बहुत ज्ञान लेना चाहिए। इस बात को समझना जरूरी है कि क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, अर्थात बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते जाते हैं। सीखने के लिए मार्गदर्शकों का एक और अच्छा वर्ग है उम्दा उम्दा तरीकों से लिखी गई पुस्तकें पढ़ना। उदाहरण के लिए ऐसे ही एक मार्गदर्शक है आपकी पाठ्य सामग्री। जो वो आपका कैरिकुलम है, पाठ्य सामग्री है, वो आपकी क्या है, मार्गदर्शिका है। ये आपका संपर्क कुछ विचारों से करवाती है, आपके सामने कुछ अभ्यास प्रस्तुत करती है और इन विचारों से जूझने में आपकी सहायता करती है। अर्थात आप अपनी पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तक में जो पढ़ते हैं वो तो पहले आपको समझाती है, फिर उसके हिसाब से आपको सवाल देती है और उन सवाल को हल करने के लिए आपको मज़ा भी आता है क्योंकि आपने उनके उदाहरण पढ़े हुए होते हैं। फिर आपको उन सवालों को हल करने में मज़ा आता है। बड़ों के लिए तो ऐसी किताबें भी कई तरह से मार्गदर्शक का काम करती है जिन्हें स्वशिक्षण सामग्री के रूप में नहीं बनाया गया है। हो सकता है कि आप एकाध विचार को पढ़ें और उनके प्रति जिज्ञासु हो जाएं, या हो सकता है कि आप कुछ देखें और उसे समझने को उत्सुक हो जाएं। इन दोनों ही स्थितियों में आप कोशिश करेंगे ऐसी किताबें ढूंढ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमने आपको पर्यावरण में बच्चे कैसे सीखते हैं इसके बारे में दोस्तों आपको चरण दर चरण क्या क्या स्टेप होते हैं, किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, इसके बारे में आज की वीडियो में पढ़ाया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों आपको इसको आराम से देखना है और आपको समझना बस है, इसको किसी तरह से रटना नहीं है, आपको समझ के देखना बस है वीडियो को, आपको खुद ब खुद ये समझ आता जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।